कटती है आरज़ू के सहारे पे जिंदगी, कैसे कहूं किसी की तमन्ना न चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने आखिरकार 27 साल बाद फिर से दिल्ली को जीत लिया। वही 2013 से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को ऐसी हार मिली है कि उसके भविष्य में बचे रहने की संभावनाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय था और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने कांग्रेस पार्टी भी थी, जो पिछले 2 चुनावों से दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और इस बार भी लगातार तीसरी बार कांग्रेस शून्य पर ही बनी रही। लेकिन यह शून्य हाथ खाली रह जाने वाला शून्य नहीं है, बल्कि यह वो अंक है, वो नंबर है जो किसी संख्या के बाद लग जाए तो पूरा आंकड़ा ही बदल जाता है। एक के पहले लगे शून्य की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही शून्य एक के बाद लगे तो 10 और 2 बार लग जाए तो 100, 3 बार लग जाए तो 1000 बना देता है। तो दिल्ली चुनाव में कांग्रेस शून्य पर रहकर भी फायदे में दिख रही है, क्योंकि उसने न केवल आम आदमी पार्टी को बल्कि समूचे इंडिया गठबंधन को अपनी अहमियत का एहसास करा दिया है। आम आदमी पार्टी चाहती तो कांग्रेस से गठबंधन करके नतीजे उलट सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने आम आदमी पार्टी ने फिर से बीजेपी की बी टीम बनकर ही काम किया है। हालांकि बी बनने के चक्कर में अब उस पर सत्ता के अल्फाबेट से ही बाहर होने का खतरा खड़ा हो गया है। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने अपने साथ या अपने मदद करने वाली जो पार्टियां हैं उनका अस्तित्व बचने नहीं दिया है। बीजेपी के सामने वही टिक पाया है जिसने अपनी लकीर खुद खींची है, और इस देश पर कांग्रेस की लकीर तो इतनी गाढ़ी है कि आधे से ज्यादा राज्यों पर काबिज होने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस की चुनौती से घबराती है। राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी की है, मोदी बार बार उसी का जवाब देते नजर आते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। राज्यों में जीत से मोदी का उत्साह जरूर बढ़ जाता है, फिर भी उन्हें अब तक वो उपाय नहीं मिल रहा है जिससे वो कांग्रेस को कमजोर कर सकें। और अब दिल्ली के नतीजों के बाद कांग्रेस को मोदी ने एक तरह से फायदा ही पहुंचा दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उन पर अब रोक लगेगी। दरअसल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मजबूत मानकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया था, और ये एक तरह से कांग्रेस को चुनौती थी कि वो क्षेत्रीय दलों के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के बाद अब इंडिया गठबंधन के दल जो हैं, सारे दल, वो भी मंथन करेंगे कि उन्हें एकजुट रहकर आगे की लड़ाई लड़नी है या टूटकर बिखर जाना है। दिल्ली के बाद अब सीधे बिहार का चुनाव होना है दोस्तों, और यहां भी फिर से गठबंधन धर्म की परीक्षा होगी। एक तरफ एनडीए है जो सत्ता में है, और दूसरी तरफ महागठबंधन है जो सत्ता में आने की जुगत में है, कोशिश में है। एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन पलटी मारने के उस्ताद नीतीश कुमार क्या दिल्ली के नतीजों से अलर्ट हो गए हैं, यह देखना होगा, क्योंकि बीजेपी का इतना मजबूत होना उनकी राजनीतिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। वहीं महागठबंधन में अभी तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस का तालमेल ठीक दिख रहा है। राहुल गांधी की लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लगातार मुलाकात हो रही है, और यह मुलाकात बता रही है कि ये लोग मिलकर बिहार में बाजी पलट सकते हैं। दिल्ली के नतीजे देखकर तेजस्वी यादव कांग्रेस को नाराज करने वाला काम नहीं करेंगे, यह भी तय है। तो कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि दिल्ली हार कर भी कांग्रेस फायदे में नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और अब पाने के लिए पूरा देश है। वहीं बीजेपी के सामने एनडीए को एकजुट रखने की चुनौती है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी ने दिल्ली जीतकर कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया है, और यह भी समझेंगे कि अब इंडिया गठबंधन के लिए कैसे खुल गए हैं नए रास्ते। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं राहुल गांधी का एक ट्वीट जो बता रहा है कि अब देश की भावी राजनीति किस रास्ते पर जाएगी। दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी।
तो राहुल गांधी ने लड़ाई जारी रखने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान पहली बार नहीं हुआ है। राहुल हर मंच से यही कहते रहे हैं कि वे नफरत की विचारधारा को खत्म करने के लिए लड़ते रहेंगे। मोदी के लिए ये ऐलान ही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पर्दे के सामने विकास और पर्दे के पीछे नफरत की बात करने की राजनीति ही उन्हें सत्ता तक लेकर आई है और इसी के भरोसे मोदी सत्ता को मुट्ठी में रखना चाहते हैं। वैसे अभी दिल्ली में 2.5 दशक लंबा वनवास खत्म करने के बाद बीजेपी काफी गदगद है और मोदी अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए कल जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने यमुना मैया की जयकार की। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के बाद जीत का जश्न बीजेपी मुख्यालय में मनाया जा रहा था तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जय जगन्नाथ कहा था, क्योंकि ओडिशा का चुनाव भी बीजेपी जीत गई थी। यानी हर राज्य की जीत के साथ मोदी जयकारों को बदल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह जय भीम, जय संविधान और जय बापू के नारे को बुलंद किए हुए हैं, उससे बीजेपी के लिए उसका सामना करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली चुनावों के बीच ही राहुल गांधी ने महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के हक की बात की थी और संविधान को बचाने का ऐलान किया था। फिर वंचित समाज दशा दिशा कार्यक्रम में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने फिर से वही ऐलान किए और इसके अलावा बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया था। फिर राहुल गांधी पटना में जगलाल चौधरी जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए, वहां से भी उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर हमला किया था। इस तरह राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव प्रचार के बीच में भी अलग अलग मंचों में बीजेपी और उसकी मदद करने वाली पार्टियों पर हमले करते रहे, जिससे जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक और राज्य जीतने के बाद भी कांग्रेस को पूरी तरह हराना नामुमकिन है। वैसे दिल्ली चुनाव में भी ये बात नजर आई कि यहां कांग्रेस ने जो मजबूत टक्कर दी है उसका असर नतीजों में देखने को मिला है। अगर आम आदमी पार्टी 3 बार की सत्ता के दंभ में नहीं होती और उसने कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल नहीं की होती तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। नतीजों का विश्लेषण करें तो दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस ने हार और जीत तय की है। उन सीटों पर कांग्रेस को जितने वोट मिले हैं लगभग उतने ही वोटों से आम आदमी पार्टी हारी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले चुनाव यानी 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 53% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.51% था। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी को 43.61% वोट मिले हैं और बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 45.88% हो गया है। दोनों के बीच केवल 2.27% का ही अंतर है, लेकिन इसी अंतर ने बाजी पलट दी है और इसमें कांग्रेस असली खिलाड़ी बनी है। पिछले 2 बार से खाता खोलने में नाकाम रही कांग्रेस इस बार भी दिल्ली में नाकाम ही साबित हुई है, लेकिन चुनाव में उसकी मौजूदगी से बाजी पलट गई। असल में कांग्रेस को इस बार 6.39% वोट मिले हैं, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिले वोट शेयर की तुलना में बेहद मामूली हैं, लेकिन इसी मामूली आंकड़े से दिल्ली का खेल पलट गया है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो 2.27% वोट शेयर का अंतर है वो भर सकता था अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में रहते। लेकिन बदलाव की राजनीति का दावा करते करते अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बनी बनाई बिसात बिगाड़ दी। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने हराया, फिर हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई और उसके वोट काटे। इससे पहले गुजरात और गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। लोकसभा चुनावों के बीच में जब अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे और फिर जमानत पर बाहर आए, तब भी इंडिया गठबंधन के कारण कांग्रेस ने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ को उसकी कमजोरी समझने की भूल की और अब नतीजा सबके सामने है। तो अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट, मनीष सिसोदिया की जंगपुरा सीट और सौरभ भारद्वाज की ग्रेटर कैलाश सीट समेत कई सीटें ऐसी हैं दोस्तों जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टोटल वोट बीजेपी को हराने के लिए काफी थे। लेकिन अब इस विश्लेषण का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाजी आम आदमी पार्टी के हाथों से निकल चुकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन अब भी कायम है और अब उसके कई दलों को सोचना होगा कि वो आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलेंगे या कांग्रेस का साथ देकर विपक्ष को ताकतवर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट जैसे दलों ने देखा है कि साथ साथ जब वो मिलकर लड़ते हैं तो कैसे बीजेपी को कमजोर किया जा सकता है। अगर लोकसभा चुनावों के पहले इंडिया गठबंधन कायम नहीं हुआ होता और राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा बुलंद नहीं किया होता तो बीजेपी शायद वाकई 400 पार कर जाती। लेकिन महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को रोक दिया।
दिल्ली में बीजेपी रुकती अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अविश्वास नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी की गवाही देने के चक्कर में राहुल गांधी को ही बेईमान ठहराने पर तुल गए और यही आम आदमी पार्टी की शायद सबसे बड़ी गलती थी। यूपीए की सत्ता खत्म होने के 10 साल बाद भी इस देश की जनता ने राहुल गांधी में बार बार भरोसा दिखाया है, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या उनकी भारत जोड़ो यात्रा या उनकी संविधान बचाने की लड़ाई हो। अन्ना आंदोलन के बाद यूपीए को खत्म करने और बीजेपी को सत्ता में लाने में अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका रही, ये सब जानते हैं। इसके बावजूद जब इंडिया गठबंधन बना और आम आदमी पार्टी को उसमें शामिल किया गया तो कांग्रेस ने इसमें बाकी दलों का साथ दिया। लेकिन जब कांग्रेस हरियाणा हारी और फिर महाराष्ट्र भी महाविकास आघाड़ी को नहीं मिल सका तो इंडिया के कई नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठाए, जबकि उन्हें ये सवाल भी करने चाहिए थे कि आम आदमी पार्टी या इंडिया के दूसरे दलों ने कांग्रेस का कितना साथ दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव। ममता बनर्जी खुद को कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर मानती हैं और शिवसेना और एनसीपी भी बीच बीच में कांग्रेस से नाराजगी दिखा देते हैं। ऐसी दरारों का फायदा ही बीजेपी उठाती है और ये बात पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में साबित हुई है। झारखंड में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर लड़े वहां बीजेपी हारी और यही नतीजा जम्मू कश्मीर में भी रहा। अब बारी बिहार की है, जहां फिलहाल आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन अब दोनों को मिलकर एनडीए की दरारों पर नजर रखनी होगी। तो इस साल अब बस एक ही चुनाव बाकी है और वो है बिहार का चुनाव। उस बिहार का जहां लोकसभा चुनावों के पहले नीतीश कुमार को एनडीए में फिर से शामिल करके मोदी ने लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की थी। हालांकि मोदी सत्ता हासिल करने के बाद भी फिलहाल केंद्र में कमजोर ही है, लेकिन एक के बाद एक 3 राज्यों की जीत ने बीजेपी को थोड़ा और मजबूत कर दिया है। अब अगर बीजेपी को रोकना है तो उसकी शुरुआत बिहार से ही करनी होगी। यहां इंडिया गठबंधन के लिए फायदे की बात यह है कि एनडीए भीतर से दरका हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को दिल्ली के नतीजे देखकर समझ आ गया होगा कि बीजेपी अब बिहार में बड़ा भाई बनना चाहेगी और ऐसे में उनकी सत्ता और सियासत दोनों खत्म हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ आए तो फिर नई सियासत शुरू हो सकती है। वैसे भी बिहार में जिस तरह राहुल गांधी ने फोकस करना शुरू कर दिया है और तेजस्वी यादव भी पूरे राज्य में घूम रहे हैं, उससे जाहिर है कि महागठबंधन पूरी ताकत से बीजेपी को हराने के लिए लड़ेगा और धर्मनिरपेक्ष दल उसका साथ दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार को तय करना है दोस्तों कि वो किस तरफ खड़े होंगे। फिलहाल दिल्ली चुनाव ने राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण बदलने की शुरुआत कर दिए हैं और जिसमें कांग्रेस पार्टी के फायदे दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस आने वाले समय में कितना फायदे में रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी ने कांग्रेस को फायदा पहुंचा दिया है? क्या अरविंद केजरीवाल की हार के बावजूद राहुल गांधी जीत गए हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आने वाले समय में जरूर मिल जाएगा। खैर, महान शायर जानिसार अख्तर ने ठीक ही फरमाया है कि उनसे यही कह आए कि अब हम ना मिलेंगे, उनसे यही कह आए कि अब हम ना मिलेंगे, आखिर कोई तकरीबे मुलाकात बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।